हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री ऑफ गोल्डन एरा। आज इस वीडियो में हम बात करते हैं वैदिक एज पर। वैदिक एज जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, वैदिक एज और डेट है 1500 टू 600 बीसी, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की डेट है। और स्क्रीन पर आपको एक तरफ देखिए, ये आपको यहाँ पर माय यूट्यूब चैनल, मैंने अपने चैनल, इस चैनल का नाम दे रखा है हिस्ट्री ऑफ गोल्डन एरा। इसे आप वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो आसानी से और तुरंत मिल जाया करें। स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में आपसे इंडस वैली सिविलाइजेशन पर बात की थी और इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ही वैदिक एज, वैदिक युग या वैदिक काल की शुरुआत हो जाती है। लगभग आप कहें कि वो जहां पर उस दिन बात हो रही थी, जहां पर वो अर्बन सिविलाइजेशन है, ये से रूरल सिविलाइजेशन, एक ग्रामीण सभ्यता के यहाँ से शुरुआत होती है। उस वीडियो के लास्ट में मैंने बात की थी कि किस तरह से एक आज भी एक ये रिसर्च का टॉपिक है कि अर्बन सिविलाइजेशन से रूरल सिविलाइजेशन में हम कैसे के बीच का गैप क्या हुआ, ये एक रिसर्च का विषय है और आज भी इस पर रिसर्च होती रहती है। हम लोग यहाँ पर अपने कंपटीशन के आधार पर, फैक्ट पर और कुछ डिटेल्स पर बात करते हुए चलेंगे। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने एक मैप लगा रखा है, ये आप देखें, ये एक मैप है और ये मैप वैदिक एज का ही है। इसमें बहुत से पार्ट, उस समय के बहुत से जनपद, महाजनपद का दिखाया गया है। स्टूडेंट्स, वैदिक एज पर हम आगे बढ़े इसके पहले आपको ये समझें, जैसे मैंने बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक पीरियड की शुरुआत हो जाती है और इसे आर्यन सिविलाइजेशन, आर्यन कल्चर, आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। वैदिक एज को हम लोग दो भागों में पढ़ते हैं, टू पार्ट्स इसके किए गए हैं। एक अर्ली वैदिक एज, एक दूसरा लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज को, जैसे आप टोटल वैदिक एज की डेट आप यहाँ पर देखें, 1500 टू 600 बीसी ये लिखा हुआ है और अर्ली वैदिक एज को इसी में से डिवाइड करेंगे तो 1500 टू 1000 बीसी, 1500 से 1000 ईसा पूर्व का जो टाइम है उसे हम अर्ली वैदिक एज, पूर्व वैदिक युग में रखते हैं। और 1000 से लेकर के 600 बीसी या कुछ स्टूडेंट का मानना है कि 500 बीसी, ये 600 ईसा पूर्व या 500 ईसा पूर्व तक हम लेटर वैदिक एज में रखते हैं। अर्ली वैदिक एज में कैसे कैसे क्या इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, लेटर वैदिक एज में क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, दोनों को मिलकर के वैदिक एज में किस किस तरह से देश में ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल डेवलपमेंट हुआ, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करते हुए चलेंगे। स्टूडेंट्स देखें, आपको अगली स्लाइड में चलें। ये आप यहाँ पर देखें, मैंने वैदिक एज की शुरुआत के पहले थोड़ा सा एक पार्ट दिया है सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, एक दो स्लाइड है इसमें कि प्राचीन भारतीय इतिहास को हमें पढ़ने के लिए हमारे पास स्रोत क्या है, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि हम वैदिक एज को किस तरह से पढ़ें। सोर्सेज में देखें, बड़ी शार्ट में इस पर बात करेंगे, स्पीड में बात करेंगे, आप आसानी से इस फिगर से समझ जाएं कि सोर्सेज में अगर एंशिएंट हिस्ट्री की सोर्सेज की बात करें तो सबसे पहले हमने जो दे रखा है लिटरेरी सोर्सेज, यानी साहित्यिक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, पुरातात्विक स्रोत और फॉरेन अकाउंट्स, विदेशी यात्रियों के विवरण। लिटरेरी सोर्सेज में आप देखें रिलीजियस टेक्स्ट हैं और सेकुलर टेक्स्ट हैं, यानी धार्मिक ग्रंथ हैं और अधार्मिक या क्लासिकल टेक्स्ट कहें, ये हैं जो जैसे चाणक्य की कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इस तरह से जितने भी ग्रंथ हैं वो सब सेकुलर टेक्स्ट में हैं। और रिलीजियस टेक्स्ट में वेद हैं, पुराण हैं, एपिक्स हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, ये सब रिलीजियस टेक्स्ट में आते हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट, ये सारे रिलीजियस टेक्स्ट में आएंगे। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आप देखें कि इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख हैं, कॉइन्स एंड सील्स, मुद्राएं और सिक्के हैं, कॉइन्स, सिक्के, सील्स, मुद्राएं, मुहरें और मॉन्यूमेंट्स, स्मारक, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स में स्मारक आते हैं। ये हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। फॉरेन अकाउंट्स में आप देखें रोमन, ग्रीक राइटर्स,
चाइनीज राइटर्स जो ट्रेवलर्स आए, इन्होंने जो भी लिखा भारत के बारे में उसके बारे में पढ़ते हैं। अरेबिक राइटर्स ताबरी आदि के बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अपने इस टॉपिक में इस लिटरेरी सोर्स पर बात करेंगे। लिटरेरी सोर्स में ही जो ये रिलीजियस टेक्स्ट है, उस रिलीजियस टेक्स्ट के अंतर्गत उसके अंदर जो वैदिक पार्ट है, वैदिक लिटरेचर का पार्ट है, उस वैदिक लिटरेचर के पार्ट से ही हम वैदिक एज को पढ़ते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। जी आप देखें, रिलीजियस लिटरेचर में कौन कौन से पार्ट हैं। हमने इस स्लाइड में आपको ये दे रखा है कि रिलीजियस टेक्स्ट में, रिलीजियस लिटरेचर में धार्मिक साहित्य में कौन कौन से पार्ट हैं, जो इससे पीछे बात हो रही थी। नंबर 1 पर ये देखें आप, वेद लिखा हुआ है, वेदास, ब्राह्मण टेक्स्ट, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र लिटरेचर, सूत्र साहित्य, स्मृति लिटरेचर, स्मृति साहित्य, एपिक्स यानी महाकाव्य, पुराण। अब आप एक एक करके शार्ट में आप समझ लें। वेदास मतलब वेद में 4 वेद हैं, जैसे आपको पता होगा। ये आपको बेसिक है, आपकी जानकारी में होगा ही, ना हो तो आप ध्यान से सुने। और स्टूडेंट्स, लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैंने इस वैदिक एज के कुछ इम्पॉर्टेंट मैप हैं, कुछ मैप के माध्यम से, एक नक्शे के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। इसलिए आप एक एक करके आप सारी स्लाइड को समझते चलेंगे, तो लास्ट में जब मैप पर पहुंचेंगे तो आसानी से आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। वेदास देखें, वेदास में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ब्राह्मण टेक्स्ट में आप देखें तो ब्राह्मण टेक्स्ट में सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और जैसे कि आप जानते होंगे कि वेदास की मूल भाषा संस्कृत है, और वेदास ज्यादातर पोएट्री फॉर्म में है, एक पद्यात्मक है। और ब्राह्मण ग्रंथ वेदास के जो यज्ञों की व्याख्या विस्तृत ढंग से की गई है। वेदों में जो यज्ञों की यज्ञ के बारे में बताया गया है, उनकी सारी व्याख्या ब्राह्मण टेक्स्ट में की गई है। और ब्राह्मण टेक्स्ट मेनली गद्य में है, यानी प्रोज फॉर्म में है। और एक तरीके से ये वेदों को सरलीकरण रूप में समझने के लिए ब्राह्मण टेक्स्ट लिखे गए, इसीलिए सारे वेदों के अलग अलग अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। स्टूडेंट्स, इस वैदिक लिटरेचर के बारे में अगर आपको आसानी से और समझना हो तो मेरे इस चैनल पर, मेरे इस यूट्यूब चैनल ये गोल्डन ऑफ हिस्ट्री ऑफ गोल्डन एरा में और वीडियो हैं, कुछ वीडियोस हैं जो स्पेशल इसी पर हैं, उनको आप देखें तो आसानी से वहां समझ में आ जाएगा। ब्राह्मण टेक्स्ट, जैसे बात हो रही कि ब्राह्मण टेक्स्ट में सारे वेदों के अलग अलग अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आरण्यक, अरण्य मीन्स होता है जंगल, फॉरेस्ट, जंगल में लिखे हुए ग्रंथ। कुछ लोगों का मानना है कि जिन ऋषि मुनियों ने जंगल में बैठ करके ग्रंथ लिखे वो आरण्यक हैं, और कुछ इतिहासकार कहते हैं नहीं, जंगल में रहने वाले ऋषि मुनियों के लिए जो ग्रंथ लिखे गए उन्हें हम आरण्यक कहते हैं। जो भी हो, आरण्यक का मतलब हुआ कि एक शांत विचारधारा में, एक शांत ढंग से मनन करते हुए जो ग्रंथ लिखे गए, जंगलों में बैठ करके ध्यान लगाते हुए, वो आरण्यक हैं। इनमें दर्शन की शुरुआत हो जाती है। उपनिषद भी 108 उपनिषद माने जाते हैं, और ये भी वैदिक लिटरेचर में आते हैं, वैदिक साहित्य में आते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने लगभग 10 उपनिषदों पर अपने भाष्य लिखे हैं, और उपनिषद 100% टोटली ये दार्शनिक ग्रंथ है, फिलॉसफी है। और फिलॉसफी का अर्ली पार्ट, अगर दर्शन की शुरुआत कहीं होती है तो ये उपनिषद से होती है। आप नीचे देखें, लिखा हुआ है वैदिक लिटरेचर। अगर आपसे जब भी बात की जाए कि वैदिक साहित्य क्या है, धार्मिक साहित्य में तो आते हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे पार्ट ये रिलीजियस लिटरेचर है। हिंदू रिलीजियस लिटरेचर, हिंदू धार्मिक ग्रंथ है, यहाँ पर बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट को नहीं दिया गया है। अब इनमें से वैदिक लिटरेचर कौन से हैं, ये कंपटीशन में पूछा जा चुका है, वैदिक साहित्य कौन से हैं। तो आप यहाँ देखें, ये वेदास, ब्राह्मण टेक्स्ट, आरण्यक और उपनिषद, ये 4 ही मात्र वैदिक ग्रंथ हैं, वैदिक साहित्य हैं। बाकी धार्मिक साहित्य में आएंगे, लेकिन उन्हें वैदिक साहित्य नहीं कहा जाता है। उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद का एक नाम वेदांत, और उसके बाद आगे देखें वेदांग है। वेदांग में आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये वैदिक टेक्स्ट से बाहर रखा गया है। वेदांग में 6 प्रकार के वेदांग हैं: शिक्षा,
कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 प्रकार के वेदांग हैं। सूत्र लिटरेचर आगे देखें, सूत्र साहित्य के बारे में बताया गया है और सूत्र साहित्य में कल्प सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और इनमें कल्प सूत्र में यज्ञों की वेदी की माप लिखी गई है। यज्ञों की वेदी का जो रेखा गणितीय पार्ट है वो सबसे पहले सूत्र साहित्य में कल्प सूत्र में मिलता है और इस सूत्र लिटरेचर में जो धर्म सूत्र हैं उसमें गौतम धर्म सूत्र सबसे पहला धर्म सूत्र है, गौतम धर्म सूत्र। आगे आप चलें, स्मृति लिटरेचर देखें, स्मृति साहित्य। स्मृतियां एक तरीके से लीगल टेक्स्ट है, कानूनी ग्रंथ हैं। सूत्र धार्मिक ग्रंथ कहे जा सकते हैं, धार्मिक ग्रंथ में स्मृतियां भी हैं, लेकिन सूत्र साहित्य में यज्ञों की व्याख्या और गृहस्थ की व्याख्या, धर्म की व्याख्या मिलती है। स्मृतियां एक तरीके से लीगल टेक्स्ट हैं, लॉ टेक्स्ट हैं, कानूनी ग्रंथ हैं और सबसे पहली स्मृति मनु स्मृति को माना जाता है। बाकी याज्ञवल्क्य स्मृति, वराह, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, बृहस्पति स्मृति, ऐसी कई स्मृतियां हैं। एपिक्स में आप जैसे देखें, एपिक्स में है रामायण और महाभारत, ये हमारे महाकाव्य हैं। पुराण में 18 महापुराण हैं और इसके 18 उप पुराण भी हैं। पुराणों पे अगर आपको डिटेल्स देखना है, पुराणों के 18 पुराणों की नामावली देखनी है, नामावली समझनी है, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 5 लक्षण हैं जिनके आधार पर हम 18 महापुराण और 18 उप पुराण में इनको बांटते हैं, वो अगर आप सबको देखना तो मेरा एक वीडियो पुराणों पे है जो रिलीजियस लिटरेचर पे है, वहां पर डिटेल में आप समझें, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, वैदिक लिटरेचर में वेदास, ब्राह्मण टेक्स्ट, आरण्य, उपनिषद और इन्हीं वैदिक लिटरेचर के माध्यम से ही हम वैदिक एज को पढ़ते हैं। और अभी जो हमने आपसे बात की थी अर्ली वैदिक एज, लेटर वैदिक एज, वेदास में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अर्ली वैदिक एज पढ़ने के लिए हम सिर्फ ऋग्वेद का सोर्स लेते हैं। हमारे पास अर्ली वैदिक के लिए सिर्फ ऋग्वेद ही एकमात्र सोर्स है और लेटर वैदिक पढ़ने के लिए ऋग्वेद के बाद जो बाकी 3 वेद और ये आपके सामने जो ये ब्राह्मण टेक्स्ट, आरण्य, उपनिषद हैं और सूत्र, स्मृतियां भी कुछ काम करती हैं, ये हमारे लेटर वैदिक एज के पढ़ने के लिए हैं। यानी 1000 ईसा पूर्व से 500 या 600 ईसा पूर्व के इतिहास, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीति जब हम पढ़ने चलते हैं तब हम तीनों वेद और ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद को टेक्स्ट का प्रयोग करते हैं। और अर्ली वैदिक में सिर्फ हम ऋग्वेद के सोर्स को लेते हैं, ऋग्वेद को ही आधार बनाते हैं। ये आपको बेसिक समझना बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट भी आपके लिए कि हिंदू रिलीजियस लिटरेचर में वैदिक लिटरेचर कौन सा है, ये आपके सामने स्क्रीन पर, इसको आसानी से आप समझ लें। और अर्ली वैदिक एज पढ़ने के लिए हमारे पास सोर्स क्या है, एकमात्र ऋग्वेद है। और लेटर वैदिक एज पढ़ने के लिए हमारे पास सोर्स क्या है, वो बातें हमने बताई कि तीनों वेद से लेकर के बाकी के टेक्स्ट हमारे लेटर वैदिक एज पढ़ने के सोर्स हैं। स्टूडेंट्स, अगली स्लाइड में चलेंगे। ये आप देखें, रिलीजियस लिटरेचर के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर दिया गया है, उस पार्ट आप समझ लें। मैं शार्ट में इस पे बात करूंगा क्योंकि अभी रिलीजियस लिटरेचर पे ही बात हो रही है। द रिलीजियस टेक्स्ट provide vital information about the contemporary religious view and philosophy. Though the major focus was on religion, we also get social, economic and political information from these texts. Vedas and Puranas give information about geographical history, dynasties and genealogy. आप देखें कि वेद, पुराण, ये वेद और पुराण give information about जियोग्राफिकल हिस्ट्री, भौगोलिक इतिहास, राजवंशों के बारे में और उनकी क्रोनोलॉजी, उनके वंशावली के बारे में बताते हैं। पुराण बताते हैं, वेदास धार्मिक इतिहास बताते हैं। बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट मोर रिलायबल कुड बी असाइन्ड द टाइम पीरियड ऑफ कंपोजिशन एंड आर कंपोज्ड फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ कॉमन पीपल। बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट सेकंड अर्बनाइजेशन। ये आप देखिए, बुद्ध और जैन टेक्स्ट हमें द्वितीय नगरीकरण, फर्स्ट नगरीकरण कौन सा है, इंडस सिविलाइजेशन। सेकंड अर्बनाइजेशन के बारे में बुद्धिस्ट जैन टेक्स्ट हमें बताते हैं, उसमें सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, बट स्टिल देयर मेन फोकस वाज रिलीजन। ये हमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक इतिहास के बारे में तो बताते हैं, लेकिन इनका मेन फोकस क्या होता है, धार्मिक इतिहास को बताने पर है। स्मृति देखें, स्मृतिज इंक्लूड 6 वेदांग, महाभारत, रामायण, पुराणास, वेरियस धर्मसूत्र इत्यादि। स्मृतियों में
स्मृति इंक्लूड 6 वेदांग, इसमें 6 वेदांग हैं, और इसके बाद ये सारे टेक्स्ट और हैं। बोथ टाइप्स ऑफ लिटरेचर आर कंपोज्ड बाय द एलिटिस्ट एंड अपर कास्ट इंडिविजुअल्स एंड देयर इज आर कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन। बोथ टाइप्स करें, ये सभी प्रकार के ग्रंथ, चाहे वो धार्मिक हैं, अधार्मिक हैं, या जैन बुद्ध टेक्स्ट हैं, इनको एलिटिस्ट एंड अपर कास्ट, ऊपर के वर्ग ने इनको लिखा था, व्यक्तिगत इस पे इनका कंट्रीब्यूशन था, और कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन, औरतों का भी इसमें सहयोग था, स्त्रियों का भी पूरा सहयोग मिलता था। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेली लाइफ मेथोलॉजिकल मैनर मेक ऑफ मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ द कंपोजिशन। यहाँ पर जो दैनिक जीवन के मिथ थे, दैनिक जीवन की मिथ थी, उनके बारे में बताया गया है। इट इज टू difficult to know that extent where the rules and regulations followed which are laid down in religious text and धर्मशास्त्र और जो धार्मिक ग्रंथ हैं, इनसे हमें दैनिक जीवन की पूरी जानकारियां मिलती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस रिलीजियस लिटरेचर से आगे चलते हैं। अब आप आ जाइए वैदिक जो एज है, वैदिक एज में ऋग्वेद, जिससे बात हुई अर्ली वैदिक एज टाइम इसका 1500 से 1000 ईसा पूर्व की बात हम कर रहे हैं। अब आप देखें ऋग्वेद, बड़े ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, और ये स्लाइड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप देख रहे होंगे। ऋग्वेद 5 पार्ट्स, ये ऋग्वेद है, पहला वेद है, और ये 5 भागों में बटा हुआ है। ये 5 भागों में है, और इन 5 भागों में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के अध्याय को मंडल कहा जाता है, जिसे सभी ग्रंथों के अपने अपने चैप्टर्स हैं, अध्याय हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। जैसे आपको रामायण के चैप्टर्स को कांड कहते हैं, महाभारत के चैप्टर को पर्व कहते हैं, बाणभट्ट की हर्षचरित के चैप्टर को उच्छ्वास कहा जाता है। इस तरह से अलग अलग नाम हैं। तो ऋग्वेद का चैप्टर मंडल है, ये 10 मंडलों में बटा हुआ है। इसमें 8 अष्टक हैं, 8 अष्टक एज लाइक यूनिट आप समझें इसको, और 1017 सूक्त हैं, 1017 मूल सूक्त, 11 बालखिल जो कहा जाता है कि बाद में जोड़े होंगे, टोटल सूक्त 1028 1028 हैं, और 10,552 मंत्र माने जाते हैं इसमें। अब ये सूक्त और मंत्र क्या हैं, आप यहाँ पर एक मैंने मेंशन किया हुआ है, मेन वैदिक वर्ड्स आप देखें। इनमें वैदिक मंत्र को क्या कहा जाता था? वैदिक मंत्रों को ऋग या ऋचा कहा जाता था। वैदिक प्रोज, जो वैदिक का गद्य पार्ट होता था, गद्य पार्ट, उसको यजुष कहा जाता है। वैदिक छंद को जो रिदम में होता है उसे साम बोलते हैं। साम, ये रिदम में एक लय में गाया जा सके उसे साम कहते हैं। और ऋचा प्लस साम, ऋचा और साम मिलकर के आप यहाँ देखें, ये ऋचा और ये साम, ऋचा और साम मिलकर के ही सूक्त कहे गए हैं। ये आप देखें, समझें, ऋचा और साम मिलकर के सूक्त कहे गए हैं, और यहाँ पर ये दिया गया है 1028 सूक्त है। अब आगे देखें आप, ऋचा प्लस यजुष प्लस साम मिलकर के त्रयी कहा गया है, और इसलिए वेदों का एक नाम त्रयी भी है। त्रयी, वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। सुनी सुनाई परंपरा में टीचर्स टू स्टूडेंट, गुरुओं द्वारा अपने शिष्यों को सुनी सुनाई परंपरा में आगे बढ़ते आए, पिता द्वारा अपने पुत्र को सुनी सुनाई श्रवण परंपरा में आगे बढ़ के आए, इसलिए इनको त्रयी भी, श्रुति भी कहा जाता है। और मंत्र हैं, यजु हैं, गद्य में भी हैं, और साम है, लय में भी पढ़ा जाता है, इसलिए तीनों को मिलाकर के त्रयी कहा गया, इसलिए वेदों को त्रयी भी कहा जाता है। अब आप यहाँ देखें, इससे आप आसानी से समझ लेंगे कि ऋचा, ऋग मंत्र जिसमें है उसको ऋग्वेद कहा गया। यजुष जो गद्य फॉर्म में भी है, प्रोज फॉर्म में है, गद्य में भी है, और उसको यजुर्वेद, यजुष कहा गया, यजुर्वेद है वो। और यजुर्वेद यज्ञ भी होता है, उसमें यज्ञों की व्याख्या दी गई है। साम मतलब गायन की व्यवस्था, लय में जो गाया जा सके, रिदम में गाया जा सके, उसे साम कहते हैं। और इसी के आधार पर सामवेद है। सामवेद को फादर ऑफ म्यूजिक, गायन का पिता कहा जाता है। स्टूडेंट आप अपने ऋग्वेद पर आइए। ऋग्वेद में जैसे ऊपर बात हुई यहाँ पर कि ऋग्वेद के 5 पार्ट्स हैं, ये आप देखें 5 भागों में ऋग्वेद बटा हुआ है। और ये 5 भाग कौन कौन से हैं? पहला है शाकल, दूसरा है वाशकल, ये आप देखें, तीसरा है आश्वलायन, आश्वलायन, चौथा है शांखायन, ये आप देखें, और 5वां है मांडूक्य, मांडूक्य, ये 5 हैं। और आज वर्तमान में ऋग्वेद के ये 2 ही पार्ट मिलते हैं, शाकल और
वाष्कल का ही जिक्र होता है, और इसमें मेन है शाकल। इस स्लाइड में मैंने देने की कोशिश की है कि जैसे पीछे बात हर ऋग्वेद का अपना अपना ब्राह्मण ग्रंथ है, तो आप यहाँ देखें कि ऋग्वेद के शाकल शाखा का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसे ऐतरेय कहा जाता है। ये महिदास द्वारा लिखा हुआ है ब्राह्मण ग्रंथ है, महिदास जी द्वारा इसको ऐतरेय ब्राह्मण कहते हैं। और वाष्कल शाखा का कौशीतकी ब्राह्मण ग्रंथ है, कौशीतकी। इस तरह से ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशीतकी। ये किनकी शाखा की आपके सामने है। अब आप देखिए जो 10 मंडल हैं, इन 10 मंडलों के कर्ता कौन है, इनके लेखक कौन है। आप पहले ये समझ लें कि वेदों के लेखक कौन है। वेदों के लेखक को दो तरीके से माना जाता है कि वेद लिखे किसने। दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा कहती है कि ये दैवी प्रदत्त है, देवताओं द्वारा प्रदान किए गए। वेदों में जो ऋग्वेद में जो ऋचा है, जो ये ऋचा मंत्र है, उसमें 2 लाइनें हैं। पहली जैसे 2 लाइनें हैं, पहली लाइन देवता को समर्पित है, जिस देवता के लिए लिखी गई है, और दूसरी लाइन में उन ऋषि का नाम है जिन्होंने उस देवता की उपासना की है, देवता की प्रार्थना की है। जो विचारधारा कहती है कि डिवाइन थ्योरी से हैं, ये देवताओं द्वारा प्रदत्त हैं, ईश्वरीय प्रदत्त ग्रंथ हैं, वो मानते हैं कि ईश्वर ने जिसका नाम पहली लाइन में है, उन्होंने ही उस ऋषि को सौंप दिया है जिसका नाम मंत्र के दूसरी लाइन में है यहाँ पर। लेकिन जो विचारधारा मानती है कि नहीं, वेद मनुष्य द्वारा लिखे गए हैं, मानव द्वारा लिखे गए हैं, ह्यूमन टेक्स्ट हैं, मानव द्वारा लिखे गए हैं, उनका मानना है कि जिन दूसरी लाइन में जिन ऋषि का नाम है, उन ऋषि ने इसको लिखा है, कंपोज किया है, बताया है, और ऊपर जिन देवता का नाम है जिस मंत्र के ऊपर, वो उन देवता की उपासना में इन ऋषि ने इस मंत्र को लिखा है। तो मुझे लगता है कि ये धारणा ज्यादा सही है, ये साइंटिफिक है, ये लॉजिक में है, ये हिस्ट्री में भी पढ़ने में भी ये ठीक लगता है, लॉजिक है इसका कि इन ऋषि ने उन देवता की उपासना की होगी। अब देखें, ये आपके सामने कंपोजर ऑफ मंडल्स 10 मंडल हैं, 10 के कर्ता कौन है। अब आप यहाँ एक चीज समझें कि माना जाता है कि मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा, डिटेल में आप वहां पर देखें, मेरा एक वीडियो है अलग से, वहां पर आप डिटेल में देखें जाकर के। रिलीजियस लिटरेचर के नाम से है, वहां पर वैदिक लिटरेचर के नाम से है। ये कहा जाता है कि दूसरे से लेकर के 7वें तक का मंडल ओल्डेस्ट है, पुराना है। दूसरे से 7वां पुराना है, और उसके बाद पहला 8वां 9वां है, 10वां मंडल सबसे बाद में लिखा गया है। तो आप यहाँ देखें कि किस मंडल के लेखक कौन से ऋषि हैं, किस ऋषि को प्रदत्त किया गया है, वो देखें आप। दूसरा मंडल से सबसे पुराना है घृतसमद ऋषि, घृतसमद। तीसरा विश्वामित्र ऋषि, और इसी तीसरे मंडल में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये इसी तीसरे मंडल में दिया गया है। चौथे में आप देखें वामदेव ऋषि के बारे में, वामदेव ऋषि जी ने इसको कंपोज किया। 5वां अत्रि ऋषि, और 6ठा भरद्वाज ऋषि द्वारा, और 7वां वशिष्ठ ऋषि द्वारा ये लिखा गया। और 8वां 9वां कन्न लोपामुद्रा एक विदुषी थी, स्त्री विदुषी थी वो, और ये लोपामुद्रा एक राजकुमारी थी, विदर्भ राज्य की पुत्री थी, अगस्त ऋषि की पत्नी इनको माना जाता है। 9वां मंडल कन्न, मनु, शिवी आदि ऋषियों द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया, और 10वां मंडल भी इन्हीं ऋषियों द्वारा, और पहले मंडल में भी कन्न आदि ऋषियों का सहयोग रहा है। और इसी 10वें मंडल में जो आपका वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था इसी 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहले दी गई है। वर्ण व्यवस्था ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जिक्र सबसे पहले इसी 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें यजुर्वेद के बारे में है। यजुर्वेद मेनली 2 पार्ट्स ये देखें, जिसमें पहला फर्स्ट है शुक्ल यजुर्वेद, इसको वासनयी संहिता भी कहते हैं। दूसरा कृष्ण यजुर्वेद, इसको कृष्ण यजुर्वेद, और शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद देखें, सामवेद 3 पार्ट्स में है, मेनली 3 पार्ट्स हैं इसके, 3 शाखाओं में है, कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय। इसमें कौथुम शाखा का ही तांड्य ब्राह्मण है,
इसे महाब्राह्मण भी कहा गया है, पंचविश ब्राह्मण भी कहा गया है तांडे को, और दूसरा खडविश ब्राह्मण है, इसको अद्भुत ब्राह्मण कहा गया है, तीसरा जैमिनी ब्राह्मण है। ये 3 वेद हैं, 3 वेदों के बारे में बात हुई। अब आप चौथे वेद पर चलें, अथर्ववेद। मेनली 2 पार्ट्स, 2 भाग हैं इसके, एक है शौनक और दूसरा है पिप्पलाद। और इसी अथर्ववेद का मूल अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण, इंपॉर्टेंट ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। आप आसानी से इसको यहाँ पर समझ लेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। आप यहाँ पर देखें वैदिक लिटरेचर इंट्रोडक्शन। द वैदिक लिटरेचर कुड बी डिवाइडेड इनटू श्रुति और स्मृति। वैदिक लिटरेचर श्रुति और स्मृति में बटा हुआ है। श्रुति का मतलब श्रवण परंपरा, स्मृति का मतलब मनन, याद करने की परंपरा। श्रुति describes the sacred text of comprising the central canon of Hinduism, Vedas, Brahman, Aranyak, Upanishad। इनकी बातें आपसे पीछे हम कर चुके हैं। Shrutis were compiled later than composition, which makes it difficult to assign time period of these texts. Also, multiple layers of time is represented in a single text by adding into later periods. The area of focus Shruti was Sapta Sindhu, so it is historical source for the region only। इनके बारे में बात कर चुका हूँ। यहाँ पर एक चीज देखें, कहा गया है एरिया ऑफ फोकस ऑफ श्रुति व सप्त सिंधु। जो वेदों में सबसे पहले जो एरिया, जो क्षेत्र दिया गया है, जो ज्योग्राफिकल भौगोलिक क्षेत्र दिया गया है, वो सप्त सिंधु के नाम से है। सो इट्स हिस्टोरिकल सोर्स ऑफ द दैट रीजन ओनली। और इस क्षेत्र का ये ऐतिहासिक सोर्स है, एक हिस्ट्री के बारे में जो बताता है। वेदास, जो मैंने पीछे आपसे बात की, सारी चीजें यहाँ पर हैं। There are 4 Vedas: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद and अथर्ववेद, composed in Sanskrit. The Vedas consist of संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक and उपनिषद। सारी बातें मैं पीछे आपसे कर चुका हूँ। अब आप देखें ये ऋग्वेद के बारे में। इज ओल्डेस्ट among the 4 Vedas, probably composed between 1500-1200 BC। 1500 से 1200 ईसा पूर्व में ऋग्वेद का को कंपोज्ड किया गया माना जाता है। ओल्डेस्ट among the 4 Vedas, चारों वेदों में सबसे पुराना, सबसे पहला वेद है। ऋग्वेद इज डिवाइडेड इनटू 10 मंडल्स। सारी बातें आपसे हो गई। 1028 1028 हिम्स हैं, मंत्र हैं। इट प्रोवाइड्स इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन ऑफ द टाइम। ऋग्वेद अपने समय का आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक और भाषाई जानकारियां हमें देता है। ऋग्वेद रिफर्स टू 33 गॉड्स। ऋग्वेद में 33 देवताओं के नाम हैं, इंक्लूडिंग इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, पूषण, वायु, अश्विनी। ऐसे 33 देवताओं के नाम दिए गए। हिम्स आर आल्सो डेडिकेटेड टू फीमेल गॉडेसेस। और कुछ मंत्र स्त्री देवताओं को भी समर्पित हैं, देवियों को भी समर्पित हैं, सच एज उषा, पृथ्वी, वाक एंड सावित्री। ये वाक देवी ही आगे चल करके सरस्वती देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। स्टूडेंट्स आगे बढ़ें। सामवेद इज द वेद ऑफ मेलोडीज एंड चैंट्स। ये मेलोडीज, ये संगीत का के बारे में पूरा लय में है ये पूरा वेद। लिटरल मीनिंग समन इज सॉन्ग। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ समन यानी संगीत। मोस्ट ऑफ द वर्सेस एक्सेप्ट 75 ऑफ सामवेद आर borrowed फ्रॉम ऋग्वेद। इसके मूल जो मंत्र हैं वो 75 हैं, 75 ही हैं, बाकी ऋग्वेद से लिए गए हैं। द बुक concentrates on melody with 16,000 musical notes। 16,000 संगीतों के बारे में यहाँ पर जिक्र है। द क्लासिकल इंडियन म्यूजिक एंड डांस ट्रेडिशन कंसीडर सामवेद एज वन ऑफ इट्स रूट्स। जो भारतीय पारंपरिक संगीत है, नृत्य है, इसकी शुरुआत, उसका जो मूल है, उसके जड़ है, वो अपना सामवेद ही है। यजुर्वेद कंसिस्ट ऑफ अबाउट 1875 वर्सेस। 1875 मंत्र हैं यजुर्वेद में। लिटरल मीनिंग ऑफ यजुर इज वर्शिप। यजुर्वेद का शाब्दिक अर्थ हुआ पूजा, वर्शिप, यज्ञ। इट मेनली प्रोवाइडेड डिटेल्स ऑफ मंत्र दैट आर यूज्ड ड्यूरिंग सैक्रिफाइसेस। ये मुख्य रूप से यजुर्वेद के मंत्र यज्ञ को समर्पित हैं, बलि को, परंपरा को समर्पित हैं, यज्ञ प्रथा को समर्पित हैं। यजुर्वेद इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू ब्लैक, डार्क या कृष्ण यजुर्वेद, ये मैंने पीछे आपसे बात की, एंड शुक्ल यजुर्वेद, ये पीछे हमने आपसे इस पर डिटेल में बात कर ली है। आगे देखें आप। अथर्ववेद is a collection of 730 hymns, 160 borrowed from ऋग्वेद। इसमें 730 मंत्र हैं और इसके 16 मंत्र इसका छठा कम से कम 16 पार्ट ऋग्वेद से लिया गया है। इट प्रोवाइड्स प्रोसीजर ऑफ एवरीडे लाइफ। अथर्ववेद में प्रतिदिन के जीवन के बारे में बताया गया है। इट मेनली फोकस ऑन मैजिक स्पेल्स एंड चार्म्स एंड हर्ब्स टू ट्रीट वेरियस
एलिमेंट्स, दैनिक जीवन में आने वाली सारी व्यवस्थाओं, सारी आपदाओं, सारी परिस्थितियों के बारे में इसमें जिक्र है। जैसे आप समझे जादू, टोना, भूकंप, अर्थक्वेक के बारे में भी सब कुछ इसमें अथर्ववेद में मिलता है। इट आल्सो स्पेक्ट्रस ऑन द नेचर ऑफ मैन, लाइफ, गुड एंड एविल। इसमें व्यक्ति के जीवन, उसके और अनेक प्रकार के जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं, संकट हैं, उन सब के बारे में अथर्ववेद में ही जिक्र मिलता है। आपसे कभी भी क्वेश्चन किया जाए कि दैनिक जनजीवन के बारे में किस वेद में जिक्र है, वो आपको अथर्ववेद में ही आपको बताना है कि अथर्ववेद ही है। नेक्स्ट आप बढ़े, अर्ली वैदिक पीरियड। जी आप देखें, अब अर्ली वैदिक पीरियड की जो मैंने बात की थी वो यहाँ पर 1500 से 1000 ईसा पूर्व अर्ली वैदिक पीरियड। आप वही बातें जो मैंने पीछे कर दिया आपसे, वही यहाँ पर है। मेन सोर्स ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड आर ऋग्वेद। ऋग्वेद इसका मेन सोर्स है। अब देखें आप, यहाँ मैंने ओरिजिन और इसकी डेट भी देने की कोशिश की है कि इसकी तिथि क्या मानी जाती है ऋग्वेद की, और इसकी उत्पत्ति, आर्यन कल्चर की शुरुआत या आर्य कहाँ से आए, किन इतिहासकारों की क्या धारणा है, मैंने शार्ट में यहाँ देने की कोशिश की है। आप देखें, आर्य भारतीय ही है, भारत ही इनकी अर्ली लैंड रही है, शुरुआती भूमि इनकी भारत ही रही है। उसको मानने वाले हैं पंडित गंगानाथ झा। ये कहते हैं कि ब्रह्मर्षि देश ही इनकी प्रारंभिक भूमि है। ब्रह्मर्षि देश का मतलब हुआ, ये आप आज समझें सरस्वती और सिंधु से लेकर के सरस्वती नदी तक, राजस्थान, हरियाणा का ये सब पूरा प्रदेश, ये ब्रह्मर्षि देश कहा जाता था। डीएस त्रिवेद का मानना है कि देविका इनका मूल स्थान है, लोकेटेड मुल्तान स्थित देविका इनका मूल स्थान है। और एलडी कल्स सर का मानना है कि कश्मीर और हिमालय इनका मूल स्थान है। अब आप यहाँ देखें, जो इंपॉर्टेंट भी है, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, पंडित बाल गंगाधर तिलक का मानना है कि आर्यन का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव है। एशिया मानने वाले इतिहासकारों को देखें आप, मैक्स मूलर का मानना है कि सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया आर्यों का मूल स्थान है। रोर्शा कहते हैं कि नहीं, बैक्ट्रिया जो बख्तर एरिया है वो इनका मूल स्थान है। एडवर्ड मेयर का कहना है कि प्लेटिव ऑफ पामीर का जो पठार है तिब्बत में, आर्यन वहां के मूल निवासी हैं। डेट आप देखें, पंडित बाल गंगाधर तिलक जी का मानना है कि वेदों की शुरुआत, जो वैदिक लिटरेचर है, इसकी शुरुआत सबसे पहले 6000 ईसा पूर्व के आसपास हुई होगी। मैक्स मूलर का मानना है कि 1200 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास वेद लिखे गए। विंटर नित्ज का मानना है कि 2500 से 2000 ईसा पूर्व के आसपास वेद लिखे गए। और जैकोबी का मानना है कि 2500 ईसा पूर्व के आसपास ये वेद लिखे गए। हमें इस पर रिसर्च में नहीं जाना है कि किन इतिहासकारों ने क्या रिसर्च किया, ये बड़ा डिटेल है। आप ये आप सिर्फ इतना समझे कि किसका क्या मानना है। मैंने यहाँ पर फैक्ट देने की कोशिश की। डिटेल्स के लिए आप मेरे किसी अगली स्लाइड में, मैं कभी अगले वीडियो में डिटेल्स का एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, उसमें आप इसको समझ लेंगे। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। आप देखें, ऋग्वेद में किन चीजों का मेनली जिक्र है, मैंने यहाँ पर चर्चा की है। यहाँ पर देखें, मैंने पार्ट दिया है पंचजन। ऋग्वेद में सबसे पहले पंचजनों का उल्लेख है। और वो पंचजन कौन से हैं? अनु, द्रुह, यदु, पुरु, तुर्वश, ये पंचजनों का उल्लेख है। और रिवर में जो सप्त सिंधु कहा जाता है, वो सप्त सिंधु की ये 7 नदियां हैं। सिंधु जिसे इंडस कहते हैं, वितस्ता जिसे आज झेलम कहते हैं, इसको यूनानी लोग, ग्रीक जो राइटर्स हैं, वो इसको वितस्ता को हाइडेस्पीस बोलते हैं। असिकनी इसको आज चेनाब कहते हैं। परुष्णी को आज रावी कहते हैं। शतुद्री को आज सतलज कहते हैं। विपाशा को आज व्यास कहते हैं। कुभा को आज काबुल नदी कहते हैं। ये अफगानिस्तान में है। बाकी आप देखें कि ये नदियां पाकिस्तान से लेके भारत तक में ये नदियां हैं। आगे देखिए आप, एक यहाँ पर जिक्र है बैटल ऑफ दासरागी। इंपॉर्टेंट, बैटल ऑफ दासरागी। दासरागी युद्ध क्या है, तो आप डिटेल में तो समझने में बहुत टाइम जाएगा। आप ये समझें कि एक भरत जन था, भरत जन, जिसके नाम पर देश अपना भारत का नाम पड़ा। और इसके किंग राजा सुदास थे। ये त्रिशु वंश के थे। और इनके अपोजिशन में 10 जन थे। इन भरत जन का और 10 जनों का जो युद्ध है, उसे ही दासराग्य, 10 राजाओं का युद्ध कहा जाता है। और कहते हैं कि इस युद्ध में भरत जन
राजा सुदास जीत गए थे। और उन 10 जनों में ये 5 जन थे और 5 और थे, उनके नाम मिलते हैं अलिन, पख्त, भलानस, विशालिन, शिव। इसमें कई जन, लगभग 4 जन अफगानिस्तान के में लोकेटेड थे। आप ये देखें, भरतजन और भरतजन ने इन 10 जनों से जीत गया था, तब इसी उसमें भरत ने अपने पूरे क्षेत्र का नाम भारत देश रखा। और इसकी विजय के बाद वो इंडस से लेकर के यमुना तक का प्रदेश लगभग भारत यानी सुदास, राजा सुदास के अंडर में आ गया था। और ये युद्ध कहाँ पर हुआ था, ये आप देखें, बैंक ऑफ परशनी रिवर, परशनी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे युद्ध हुआ था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप बिल्कुल याद रखें इसको। और कारण क्या था इसमें, बताते हैं कि भरत जन राजा सुदास क्षेत्रों को जीतते चले आ रहे थे और राजा सुदास के पुरोहित थे विश्वामित्र। आगे चल करके राजा सुदास ने अपने पुरोहित विश्वामित्र को बदल करके वशिष्ठ को बना लिया। इस बात से विश्वामित्र नाराज हो गए और उन्होंने 10 जनों का एक संघ बनाया और इस संघ के माध्यम से रावी नदी के किनारे युद्ध किया और जिसमें फिर राजा सुदास ने 10 जनों को पराजित किया। यही बैटल ऑफ दासरागी है, दासरागी युद्ध है। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। ये आप देखें, यहाँ पर मैंने अर्ली वैदिक पीरियड का एक मैप देने की कोशिश की है। जितनी बातें मैंने की हैं वो आप सारी बातें यहाँ इस मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे मैंने जो 5 जनों का जिक्र किया है वो आप यहाँ पर देखें कि यदु, अनु, द्रुहु, यदु, पुरु और ये तुर्वस, ये अर्ली वैदिक पीरियड के 5 जन हैं। और कहाँ पर ये लोकेटेड थे, किन किन रिवर के किनारे थे, इन सब का के बारे में जिक्र है। और यहाँ पर अब देखें, ये बाद में आगे चल करके ये भरत जन जो राजा सुदास थे, ये पूरा एरिया जीतते हुए फिर यहाँ तक पूरा कवर, यमुना तक आ गए थे। अर्ली वैदिक पीरियड में यहाँ तक का पार्ट था। और फिर ये भलानस वगैरह कहाँ थे, अलिन, पख्त, भलानस में जिक्र कर रहा था, वो सब यहाँ पर इस मैप से आप समझ सकते हैं। और इस अर्ली वैदिक में यहाँ तक पहुंचे, सरस्वती नदी को पार करके यमुना तक आ गए थे। और इसके बाद आप देखें लेटर वैदिक में, अगली स्लाइड लेटर वैदिक पीरियड की है और यहाँ पर डेट भी देखें मेंशन है और मेन सोर्स ऑफ लेटर वैदिक पीरियड और वेदास एंड अदर वैदिक लिटरेचर, जो मैंने पीछे आपसे बात की थी। अब आप देखें यहाँ अर्ली वैदिक में पूरा एरिया यमुना से लेकर के ये जो रिवर है सदानीरा, गंडक नदी तक का पार्ट लेटर वैदिक में आ जाता है। और यहाँ पर फिर कई नए जनपद हो गए थे, जन हो गए थे, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह, इन सब के बारे में, और मगध। अब धीरे धीरे अर्ली वैदिक पीरियड का टाइम जो 500 या 600 ईसा पूर्व है, यहीं पर फिर आते आते ये जो जन थे, जनपद इन्होंने स्थापित किए। और ये जनपद जो ये थे, ये जनपद ये धीरे धीरे महाजनपदों में बदल गए। और फिर 6th सेंचुरी BC पहुंचते पहुंचते बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अब जब हम आगे अर्ली मॉडर्न पीरियड को पढ़ेंगे तब वहां पर आप देखेंगे कि पूरा देश 16 महाजनपद में बटा था और पॉलिटिकल और रिलीजियस डेवलपमेंट चल रहा था। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी का पीरियड भी यही था। और फिर आगे चल करके यहीं पर मगध राजवंश, उन 16 महाजनपदों में एक एक करके एक दूसरे मिलते हुए फिर मगध महाजनपद बना। और फिर डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी जी का कहना है कि आगे मगध का इतिहास ही पूरे भारत का इतिहास बन गया। स्टूडेंट्स आप देखें, मैं आगे जब फिर महाजनपदों के बारे में और राइजा मगध के उत्कर्ष के बारे में आगे मैं पढ़ाऊंगा, तब ये चीजें आपको यहाँ से आसानी समझ में आ जाएंगी। लेटर वैदिक एज, अर्ली वैदिक एज का डिटेल्स आपने यहाँ देखा। और आगे आप देखेंगे कि वैदिक एज का जो सोशल, ज्योग्राफिकल और रिलीजियस, इकोनॉमिकल जो डिटेल पार्ट है, वो डिटेल पार्ट का वीडियो मैं आगे बनाऊंगा। उसमें आप पूरे डिटेल्स में इसके सारे फीचर्स, सोशल, इकोनॉमिकल और ज्योग्राफिकल, रिलीजियस, सारे फीचर्स डिटेल्स में आप आसानी से वहाँ समझ लेंगे। लेकिन यहाँ पर अब तक वैदिक एज का लगभग फैक्ट और आपके वैदिक एज आसानी से समझ सकें, इसकी सारी बातें मैंने यहाँ पर इंक्लूड की। और मुझे आशा है कि आपको आसानी से सारी चीजें इन मैप और इन फिगर्स के माध्यम से समझ में आ जाएंगी। अगली स्लाइड में आप देखें, यहाँ मैंने इंडिया वैदिक पीरियड का एक मैप दे रखा है। ये जो 2 मैप थे उनको मैं ऑथेंटिक नहीं कह सकता। इस मैप को मैं
आपसे कहूंगा कि एक ऑथेंटिक मैप है। ये जनक काल में भारत, यानी ये लेटर वैदिक एज के टाइम का एक मैप है। और यहाँ पर आसानी से आप एक एक रिवर, एक एक ये आप देखें ये नदियां जितनी मैंने बात की, उन सारी नदियों के बारे में, शतुद्रीस, विपाशा, दृश्यवती, जो एक और जितने ये जनपद थे, उन सब के बारे में पूरा यहाँ एक एक पूरा जिक्र है। आसानी से इस मैप को समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। ये ऑथेंटिक मैप है, इससे आप आसानी से बैठ करके आराम से समझने की कोशिश करिए, तो वैदिक एज का ज्योग्राफिकल पार्ट आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये मैंने इस वीडियो में वैदिक एज पर बहुत कुछ आपको फैक्ट देने की कोशिश की है, और मुझे पूरी आशा है कि आपको बहुत आसानी से वैदिक एज समझ में आया होगा। डिटेल्स में समझने के लिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि मेरा चैनल, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वैदिक एज का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, आर्यन कल्चर का एक एक डिटेल्स मैं एक एक पार्ट में बनाता चलूंगा, जहां पर आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आसानी से आपको फिर सारी डिटेल्स, सारे वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।